कि कहने के लिए मुल्क में खुददार बहुत हैं। हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, उन लोगों से भी मैं सीखता हूँ और बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ही मीठी ज़ुबान है और हिंदी उर्दू को तो। और ये शेर जो कि बतौर ख़ास आपके लिए, चूँकि आपका चैनल बहुत ही मशहूर है और बहुत से मेरे शुभचिंतक आपके इस चैनल की चर्चा करते हैं। आप जब लाइव आते हैं, सांस कब की ये थम गई होती, हम तो जिंदा। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य के माध्यम से ही हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को किसी विद्यालय में भेज दें। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। जैसा विदित है, आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल से हमेशा गीत संगीत साहित्य कवि कलाकार अवधी कलाकार ऐसे लोगों का इंटरव्यू ही प्रसारित होते रहता है। छोटी मोटी घटनाओं का प्रसारण भी हम आपके बीच में करते रहते हैं। इसी कड़ी में जहां मैंने भारत साहित्य रत्न से सम्मानित डॉक्टर अभिषेक कुमार जी का इंटरव्यू आपके बीच में डाला, चंद्रभुवन पांडे जी का, अच्छे बिरहा के वरिष्ठ कलाकारों का इंटरव्यू मैंने आप तक प्रसारित किया, तमाम वंदना दुबे, प्रांजल पांडे जैसी महान अवधी कलाकार महिलाओं का भी इंटरव्यू मैंने आप तक प्रसारित किया। इसी कड़ी में फ्रेम में दिखने वाला यह चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है। आप जनपद जौनपुर के बहुत अच्छे गजलकार प्रशांत कुमार मिश्रा शांत जौनपुरी जी मेरे बीच में बैठे हैं। मैं चाहूँगा, आप उर्दू के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ बातों का अंश आप तक भेजूं और इस जीवन में, यानी ख़ास तौर से कवि जीवन में या गज़लकारी में आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप, वो सामाजिक जीवन और ये जीवन जो है, इसमें अंतर क्या दिख रहा है आपको। चलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और बातों का अंश आप तक प्रसारित करते हैं। जी, स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आपका पूरा परिचय मैं जानना चाहूँगा। मुझे प्रशांत कुमार मिश्र कहते हैं और मैं गज़ल विधा में शांत जौनपुरी के नाम से जाना जाता हूँ। मंचों पे मैं इसी नाम से पढ़ता हूँ। कब से रचना कर रहे हैं? रचना की शुरुआत तो मैंने इंटरमीडिएट में जीआईसी इलाहाबाद से हूँ और तभी से कुछ पारिवारिक जो पृष्ठभूमि मेरी थी इस तरीके की कि वो शायर और कवियों का आना जाना घर पे था। और हमारे बड़े पिताजी आदरणीय श्री राम मिश्र तलब जौनपुरी के नाम से विख्यात हैं और उर्दू अदब की वो जानी मानी हस्ती हैं और एक तरीके से उनका साथ और उनकी प्रेरणा रही और उसी वो पद चिन्हों पे चलने का एक प्रयास रहा। और मतलब परिवार में भी साहित्य को बहुत ही मतलब एक तवज्जो दी जाती रही। उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ा और निरंतर आप सभी के स्नेह से और लोगों का जितना स्नेह मिलता है मंचों पे और मित्रों का, कि वो यात्रा लगता है कि अनंत काल तक ये चलती रहेगी। आने वाली पीढ़ियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। बिल्कुल होना चाहिए और हैं, हमारे परिवार से भी हैं लोग। अभी अच्छा शांत जी, में एक बड़ा सवाल उठता है कि जब आप, जैसे मैंने, हम लोग ख़ास तौर से उर्दू से हमारा बहुत ताल्लुक़ नहीं होता है, हम हिंदी से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, लेकिन ऐसे में जब गज़ल की रचना करते हैं तो अधिकतर उसमें उर्दू के शब्दों का समावेश होना ज़रूरी होता है। तो मैं एक बड़ा सवाल उठता है कि ये विधा, यानी उर्दू को सीखना या उर्दू शब्दों को पकड़ना, ये कहाँ से आपने? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जैसे आपको ये बता दूं कि मैं एक ज़मींदार परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक जनपद की जो अच्छी ज़मींदारी मानी जाती थी उसमें हमारे जो पूर्वज थे, तो वहाँ पे एक तरीके से जो भी कागजात होते थे या बातें होती थी, बातचीत, तो वो चीज़ें परिवार में वो ट्रांसफ़र होती हुई आई। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे वो बड़े पिताजी श्री राम मिश्र तलब जौनपुरी जी हैं, तो वहाँ तक उसके बाद से तो मैं बिल्कुल वो डायरेक्ट देखने लगा वो चीज़ें। और बिल्कुल हमारे जो दोस्त हैं और जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, उन लोगों से भी मैं सीखता हूँ और बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ही मीठी ज़ुबान है और हिंदी उर्दू को तो एक तरीके से बहन ही कहा जाता है। तो हम लोगों को भी बिल्कुल मजबूती से इसको आगे बढ़ाना चाहिए और एक तरीके से समाज में एक संदेश भी जाए कि भाषा, जाति और धर्म का जो वो है उसको टूटना चाहिए और एक तरीके से इंसानियत की जो परिभाषा है वो बिल्कुल पुख्ता हो सके। इसके प्रयास में भी मैं रहता हूँ और पूरा सहयोग मिल रहा है और मैं इसमें निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। और
कविता के अलावा यानी गजल के अलावा जो रचना है आप, इन रचनाओं के अलावा और क्या करते हैं आप परिवार की परवरिश के लिए, जीवन यापन? हाँ हाँ, मैं बेसिक शिक्षा परिषद में मैं सहायक अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ और उसमें संगठन में भी हमारी भूमिका रहती है और जैसा भी मतलब कि विभाग की जो गतिविधियाँ होती है, हम लोग उसमें जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो एक तरीके से जीविकोपार्जन का जो साधन है वो तो मेरा अध्यापन कार्य है, नौनिहालों को पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना। तो इसके साथ साथ लेकिन जो मेरी हॉबी है वो भी मैं बहुत ही मजबूती से उसको करते रहता हूँ और जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी जाता हूँ और जोरदार शिरकत होती है और लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। मैं अंदर से मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं आपसे, आप जैसे शायर से बातचीत कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैंने पहले बताया कि डॉक्टर अभिषेक कुमार जी के बाद शायद मेरे चैनल पर ये दूसरा बड़ा चेहरा होगा जिससे मैं बातचीत करके आप लोगों तक प्रसारित कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि अब जो आगे का सिलसिला होगा आप लोग बेहद पसंद करेंगे। इस विश्वास के साथ हम शांत जी से आगे की चर्चा शुरू करते हैं। जी, मैं चाहूँगा पहले एक छोटी सी कोई रचना दर्शकों तक आपकी जाए, जो वो रचना जाए जो आपके जीवन की सबसे पसंदीदा रचना रही हो। ये पहले की गज़ल, मेरी शुरुआत की गज़ल, और ख़ासियत उसकी ये कि वो अभी तक बिल्कुल जीवंत लगती है और मंचों पे जो भी, अगर मान लीजिए किसी कवि सम्मेलन में मैं गया और वहाँ पे कोई पुराना श्रोता है तो उसी की डिमांड हो जाती है। तो मतला देखें, जो गज़ल का पहला शेर, उसको मतला हम गज़ल की भाषा में कहते हैं। तो मतला देखें। एक तमन्ना रही ज़माने से, एक तमन्ना रही ज़माने से, घर वो आए किसी बहाने से, घर वो आए किसी बहाने से, एक तमन्ना रही ज़माने से। और बहाने से अगला शेर देखें कि गीत लिख दे कोई गज़ल लिख दे, गीत लिख दे कोई गज़ल लिख दे, है वो फीके तेरे तराने से, है वो फीके तेरे तराने से, एक तमन्ना रही ज़माने से। और ये शेर जो कि बतौर ख़ास आपके लिए, चूँकि आपका चैनल बहुत ही मशहूर है और बहुत से मेरे शुभचिंतक आपके इस चैनल की चर्चा करते हैं, आप जब लाइव आते हैं तब की बात है, और बहुत प्रसन्नता होती है कि आप जैसे जो ये ऊर्जावान लोग हैं उनसे जब मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक शेर देखें कि सांस कब की ये थम गई होती, सांस कब की ये थम गई होती, हम तो जिंदा है उनके आने से, हम तो जिंदा है उनके आने से, एक तमन्ना रही ज़माने से। और अगला शेर देखें कि है तमन्ना मैं गम गलत कर लूं, है तमन्ना मैं गम गलत कर लूं, बाज आए वो दिल जलाने से, बाज आए वो दिल जलाने से, एक तमन्ना रही ज़माने से। क्या बात है। और ये अंतिम जो शेर है गज़ल का, जिसको हम गज़ल की भाषा में मक्ता कहते हैं, तो उसको मुलाजा फरमाएं, लास्ट है। और तखल्लुस हमारा जो है वो शांत जौनपुरी है, तो उसमें है कि शांत में भी नहीं निकल पाया, शांत में भी नहीं निकल पाया,
ऐसा उलझा तेरे फसाने से, ऐसा उलझा तेरे फसाने से, एक तमन्ना रही जमाने से। एक तमन्ना रही जमाने से, संत में भी नहीं निकल पाया, ऐसा उलझा तेरे फसाने से। क्या बात है। ऐसी रचनाओं के लिए आप जाने जाते हैं और संभवतः जनपद आउट ऑफ स्टेट तक आपकी आवाज जनपद जौनपुर की मट्टी से निकल करके गूंजती है। ये सौभाग्य है जनबंगनी मुनि के इस पावन धरती का, जहां आप जैसे गजलकार या उर्दू जुबान के माहिर या मास्टर लोग बैठे हैं। चलते हैं कुछ और बातचीत का दौर शुरू करते हैं। ये कविता जो होती है, ये गजल जो होती है, खास तौर से जब इसमें शांत जी अपना जीवन हम लगाने लगते हैं, माना आपके पास नौकरी है, लेकिन बहुत ऐसे कवि होते हैं जिनके पास कमाई का कोई और साधन नहीं होता है, सिर्फ कविताओं को लिखना, इसी में अपना जीवन देना, और इससे कमाई के क्या चांसेस आपको लगते हैं कि जिससे परिवार चल जाए? देखिए, ऐसा है कि बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है कि जीविकोपार्जन के लिए तो धन बहुत ही आवश्यक है, और वो किसी औपचारिक व्यवस्था में जब तक आप नहीं हैं तब तक वो सुलभ नहीं हो पाता। और रही साहित्य की बात, तो जो साहित्यिक व्यक्ति होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ों से विरक्त होकर इसी में वो लग जाता है, और कुछ दूर जब चलता है तो उसे लगता है कि मेरे पास कोई स्रोत में अपना इसका नहीं बना पाया। तो बहुत ही मुश्किल सा काम है। और लेकिन ये है कि इसमें बहुत से लोग, जैसे मान लीजिए कि जिनको समाज ने बिल्कुल सराह दिया और एक उनका प्लेटफॉर्म बन गया, उनके लिए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आपको बता दूं कि निराला जैसे कवि, जिनका पूरा जीवन काल ही संघर्षों पे रहा, और उनको इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद उनको लोगों ने पढ़ा, लेकिन उनकी जो पहले की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही कष्टकारी थी आर्थिक रूप से। तो निश्चित रूप से इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जनपद स्तर से या हर ब्लॉक वाइज, इस तरीके से कि जो भी इस तरीके के लोग हों उनको सरकार को एक सूचीबद्ध करना चाहिए, और उनके प्रति उनका एक कोष होना चाहिए कि ऐसे लोगों को मतलब कि प्रोत्साहित किया जाए, आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाए, जैसे कि उनकी जो प्रतिभा है वो निखर के आए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो इस तरीके की आर्थिक अड़चन ऐसी प्रतिभाओं को निखरने में एक अड़ंगा है। और निश्चित रूप से अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था बनती है, जैसे हमारे जो सांस्कृतिक मंत्रालय हैं या तमाम इस तरीके की बातें, वो बनी हुई सारी चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो कि जिनका कोई एक तरीके से आय का स्रोत नियमित नहीं बन पाया है, तो उनको सहूलियत मिलेगी, और जो साहित्यिक उनकी प्रतिभा है वो पटल पे आएगी, और लोगों को एक तरीके से जो उनका संदेश देने का जो जज्बा है वो मजबूती से लोगों के बीच में आएगा। बातचीत करने का आशय भी यही रहा कि आप बड़े मंचों तक जाते रहे हैं, आपको गैर सरकारी व्यक्तियों के अलावा सरकारी व्यक्ति भी आपको सुनते रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, बड़े बड़े जो पदेन लोग हैं वो आपको सुनते हैं। तो मेरी समझ से आप सबके कंधों पर विशेष दायित्व उन नवोदित कवियों के लिए, या इस तरह से जो बेरोजगार कवि हैं, कविता के दम पर ही अपना परिवार चलाना चाहते हैं या इसी में उठा पटक कर रहे हैं बेचारे, उनके लिए एक आप सबसे मैं समझिए पहल की आग्रह करता हूं कि होना चाहिए, ताकि आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ के माध्यम से सरकार तक निवेदन आप भेजें। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस तरीके का एक गठन मैं तो चाहूँगा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी अगर ऐसा हो कि एक सूची बने, और साहित्य के क्षेत्र में जो भी हमारे साथी मतलब अच्छा संदेश दे रहे हैं उनको सहयोग के रूप में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि उनकी प्रतिभा में निखार आए, और अच्छे कवि जो है वो जनपद की सीमा को तोड़ के प्रदेश और मतलब कि राष्ट्रीय पटल पे अपना बेहतर परफॉर्म कर सके, इसकी व्यवस्था की अति आवश्यकता है। कवि का जीवन माना एक तो अर्थ हो गया, सामाजिक हो गया, पारिवारिक स्तर पर जब हम कविता करने के लिए बैठते हैं तो माना जहाँ जैसे आपका तो विरासत में मिल गया है, भाई दादा कवि थे, परदादा कवि थे, बच्चे भी कवि होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कविता का रसास्वादन है, कवि जीवन का रसास्वादन जो है परिवार करता चला आ रहा है। हाँ। लेकिन जहाँ कोई कवि नहीं, अगर वहाँ कोई नया कवि पैदा होता है तो जो पारिवारिक बंधन है वो उससे कैसे मुक्ति पाएगा? कुछ अपना देखिए जैसे आपने कहा कि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि की तो बात बिल्कुल ठीक है, वो तो प्रभावित करती ही है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एक लाइन है कि वियोगी होगा पहला कवि
आह से उपजा होगा गान, और उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये भाव कहीं से भी वो अगर वो प्रस्फुटित होंगे तो रास्ता बना लेंगे, वो रास्ता बना लेंगे, उसको किसी उनको अवलंब की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। हमको उनको संरक्षित करने की, उनको सहयोग करने की, उनको मतलब अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। ये समाज का भी काम है, और समाज हमारी एक तरीके से गुजारिश भी लोगों से कि आप लोग बिल्कुल तवज्जो दें ऐसी प्रतिभा को जो कि साहित्य के प्रति और समाज को संदेश देना चाहते हैं। ऐसे आयोजनों में भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो बहुत ही अच्छा लगे, क्योंकि अब ऐसा देखा जाता है कि जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या हो नहीं पाती, जबकि जो एक साहित्यकार होता है वो अपने लोगों को जब देखता है तभी उसका उत्साह बढ़ता है। तो मेरी एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से जन सामान्य को कि आप लोग एक समाज में एक नई व्यवस्था दें और एक नया एक क्रेज उत्पन्न करें साहित्य के प्रति, कि जिससे ये लगे कि हमारी जो आने वाले जो बच्चे हैं वो साहित्य के माध्यम से, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और साहित्य के माध्यम से ही हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को किसी विद्यालय में भेज दें, किसी विद्यालय में भेज दें, किसी इंस्टीट्यूट में भेज दें, जब तक हम उनके अंदर एक संस्कार नहीं दे पाते तो वो एक तरीके से उनकी बुनियाद जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगी। उसके लिए एक साहित्य ही है, और हम जब साहित्य में अपनी जब वो रुचि करेंगे तो मेरा बच्चा, मेरा परिवार उसमें जाएगा। और साहित्य में बिल्कुल निचोड़ एक रहता है कि क्या होना चाहिए, क्या था, और एक परिष्कृत रूप में जो चीज़ें समाज के सामने आनी चाहिए वो चीज़ें होती है। और हम अपने बच्चों को साहित्य के माध्यम से एक मनोरंजन उनका करते हुए उनके व्यक्तित्व का सुदृढ़ हम जो है वो निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए हम हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो भी हम हमारे श्रोतागण हैं, सबसे मैं मेरी एक गुजारिश है, एक निवेदन है, आग्रह है कि अपने बच्चों को बिल्कुल आप इसमें ऐसा करें कि साहित्य जो है वो समृद्ध हो सके और हमारा देश साहित्यिक रूप से, जैसे कि वो जो पुरातन हमारी जो परंपरा है उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ सकें, ये निवेदन। परिवार के जो गजलकार रहे आपके, क्या उनकी कोई रचना आपके दिमाग में चलती है? नाम क्या नाम? हाँ, हमारे बड़े पिताजी हैं। हाँ, मैं तलब जौनपुरी के नाम से जानता रहा, उनके असली नाम को मैं नहीं जानता। तलब जौनपुरी हैं। मुझे पूरा ख्याल आता जब रत्नेश तिवारी जी का कभी कभी मुशायरा वाला कार्यक्रम होता था जिसमें पीसी विश्वकर्मा साहब और द्विवेदी जी बैठते थे, तो वहाँ भी आपका नाम, तलब जौनपुरी जी का नाम आता था या मिलते थे कभी कभी। डॉक्टर जनार्दन अस्थाना जी के साथ एक दो कविताओं में गया हूँ। वो बड़े मंचों के और उर्दू अदब की एक जानी मानी हस्ती है। मैं चाहूँगा उनकी कोई एक दो लाइन की रचना हो अगर तो अच्छा लग जाएगा, फिर आपकी रचनाओं पर चलते हैं। अब रचना, अब चूंकि अब एक बहुत पहले जब हम लोग छोटे से थे तो उस वक्त जी कभी कभी होता नहीं कि परिवार की लिखी हुई कोई रचना ऐसी तो चलती रहती है। हाँ, एक था कि उनका यह है कि वो शहीदों पे उन्होंने लिखा था। सामने 26 जनवरी भी है, इस पे आ जाए तो उन्होंने कहा है कि वो मातृभूमि की वेदी पर, मातृभूमि की वेदी पर जिनका तन मन धन अर्पण है, मातृभूमि की वेदी पर जिनका तन मन धन अर्पण है, और धूल उन्हीं के चरणों की मेरे माथे का चंदन है। क्या बात, धूल उन्हीं के चरणों की मेरे माथे का चंदन है। मेरे माथे का चंदन। हाँ, ये पिताजी की लिखी हुई रचना थी, बड़े पिताजी की लिखी हुई रचना थी। मैं चाहूँगा कुछ और एक छोटी सी रचना, आपकी अपनी रचना। हाँ, वो तो आपकी बड़ी पसंदीदा रचना थी जो आपने बताया, अभी बड़े मंचों पे भी आपकी अक्सर प्रस्तुति होती रही, लेकिन मैं चाहूँगा दो दो लाइन की छोटी छोटी जो आपकी रचनाएं हैं। जैसा कि आपने पूछा कि अभी ने पूछा कि वो गजल विधा के अलावा तो गीत भी हमारे हैं, और एक पहले का गीत है उसकी एक दो लाइन है, बिल्कुल जी, श्रृंगार रस का गीत पे आधारित है, इसको देखें। कि झूम उठा मेरा मन, हिल उठा मेरा तन, कि झूम उठा मेरा मन, हिल उठा मेरा तन, कि जो तेरे तन की खुशबू ले आई पवन, कि जो तेरे तन की खुशबू ले आई पवन। अब देखिए, जो इसमें जो प्रेमी और प्रेमिका है उनको एक दूसरे का सानिध्य नहीं है, लेकिन दूर से वो किस तरीके का उनका एहसास है, उसको इस पंक्तियों में थोड़ा सा जरा से एक प्रयास है। देखिए दूर से ही किस तरीके की उनका एक अनुभूति है, हवा की छुअन से जो है। हाँ, दूर से। हाँ, देखें अब कि दूर से दिख रहे मुझको तेरे नयन, कि दूर से दिख रहे मुझको तेरे नयन,
रह के देते रहे मुझको मीठी चुभन, रह के देते रहे मुझको मीठी चुभन। अब देखिए, सारी चीज़ें अगर आपको उपलब्ध हो और आपका साथी नहीं है तो क्या उसमें है, तो उसका एक एहसास देखिए कि भौर कलियां भी है फिर भी रूठा चमन, कि भौर कलियां भी है फिर भी रूठा चमन, तेरी अठ खेलियां हो गई हैं सपन, तेरी अठ खेलियां हो गई हैं सपन। अब गीत का अंतिम बंद देखें, इसमें मिलने का आह्वान किया है उसने और इसे भी मंचों पे काफ़ी लोगों ने सराहा, दाद दी है। तो आपके चैनल के जो शुभेच्छु हैं सब तक पहुंचाना चाहूँगा। और देखें कि शीत की है निशा फिर भी तन में तपन, क्या बात है, कि शीत की है निशा फिर भी तन में तपन, कि दूरियां तोड़कर अब तो आ जा सजन, दूरियां तोड़कर अब तो आ जा सजन। ये था। शीत की है निशा फिर भी तन में तपन, दूरियां तोड़कर अब तो आजा सजन। ये भाव, अच्छा ये कहीं ऐसा तो नहीं जब प्रेम रोग लग जाता हो, कोई कभी प्रेमी हो जाता हो, तब इस तरह की रचना तो नहीं करता? देखिए, ऐसा है कि हम एक इंसान हैं और इंसानों के साथ रहते हैं तो किसी की अनुभूतियों को हम कलमबद्ध कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और हाँ, हम लोग जैसे आपने देखा कि वीर रस का कवि हुआ, तो वीर रस का कवि ऐसा नहीं कि वो हथियारों के साथ सीमा पे हो, लेकिन वहां पे रहने वालों की गति बढ़ा देगा, गति बढ़ा देता है, गति बढ़ा देगा। तो यहाँ हमारे ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोगों की गति बढ़ाने के लिए है ऐसा, और ऐसा खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। गजब। जो इस तरह के लोग हैं उनकी गति को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, सामने 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस सामने खड़ा है और आज हम लोग बड़े पावन प्रांगण में बैठे हैं, विद्यालय का ये लगभग परिक्षेत्र है। तो मैं चाहूंगा कि उस 26 जनवरी पर कोई मैसेज देशवासियों के लिए, या कोई रचना, कोई कविता, कुछ इस तरह से। नहीं, देखिए, ऐसा है कि 26 जनवरी जैसा कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आज़ादी के बाद जो गणतंत्र हमारा संविधान पूर्ण रूप से इसी दिन लागू हुआ, इसीलिए हम लोग इसको मनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि संविधान के प्रति हमें बिल्कुल संजीदा रहना है और सारी चीज़ें जो समाज में एक विभाजक एक तरीके से जो चीज़ें, वो मुझे अक्सर खलती है और मैं इसका वो मतलब बचपन से ही मैं वो एक तरीके से समाज में एकरूपता और समरसता और सहिष्णुता के वातावरण का मैं जो है वो उसका वो रहा हूँ और उसमें अपना पूरा योगदान भी देता हूँ और बिल्कुल जुड़ाव की बातें ही मुझे अच्छी लगती हैं। तो हमारे संविधान में, हमारी प्रस्तावना में सारी चीज़ें जो है उसको हम अक्षर से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे कि जो गणतंत्र दिवस का जो ये महापर्व है, जो राष्ट्रीय पर्व जिसे हम कहते हैं, वो हमारे बच्चों में और समाज में एक तरीके से वो उसको अंगीकार करने के बाद ही हमारा ये गणतंत्र दिवस का जो आयोजन है वो एक तरीके से उसकी प्रासंगिकता सिद्ध हो पाएगी। और ढेर सारी शुभकामनाएं भी मेरे आपके सभी लोगों के लिए हैं। और हाँ, चलते चलते मैं चाहूँगा कि दर्शकों को एक और कोई रचना अपनी दे जाएं, ताकि वो, मैं जानता हूँ कि मेरे दर्शक भी इसी तरह के हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। हाँ। वो बातों को सुनने के साथ साथ रचनाओं से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हाँ, ठीक है। तो तमाम बड़े कवियों का भी जुड़ाव मेरे साथ है। तो चलिए एक गजल का एक मतला देख लें और उसके बाद हाँ ये देखें कि कहने के लिए मुल्क में खुददार बहुत हैं, कहने के लिए मुल्क में खुददार बहुत हैं, लेकिन पस पर्दा सभी बीमार बहुत हैं, लेकिन पस पर्दा सभी बीमार बहुत हैं। और एक शेर और देख लें कि बिकती है सियासत में खुलेआम अना जब,
बिकती है सियासत में खुलेआम ना जब, तो बेचने को लोग भी तैयार बहुत हैं, तो बेचने को लोग भी तैयार बहुत हैं। और मक्ता देखें कि हम शांत हो के रह ही नहीं सकते कभी भी, हम शांत हो के रह ही नहीं सकते कभी भी, हर ओर खड़े ताक में अगियार बहुत हैं, हर ओर खड़े ताक में अगियार बहुत हैं। मेरे साथ आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्र, शांत जौनपुरी जी को। तमाम छोटे बड़े मंच, जनपद के अलावा आउट ऑफ जनपद, आउट ऑफ स्टेट के बड़े बड़े मंचों को आपने साझा किया है, और लगभग अब भी आज भी आपकी ताजी ताजी रचनाएं लगातार चलती रहती हैं। बड़े मंचों तक जाना और लोगों तक एक बड़ा मैसेज देना, ये आपने अपनी दिनचर्या के अलावा इसको जिम्मेवारी यानी जिम्मेदारी समझ रखा आपने। तो बहुत बहुमूल्य समय आपने मेरे चैनल को दिया है, इसके लिए मैं आपका चरण बंदन करते हुए बहुत हृदय से आभारी हूं। और आप सभी दर्शकों से निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर साझा करिएगा एक दूसरे से, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सुझाव दीजिएगा कि ये मेरा प्रयास कैसा था और शांत जौनपुरी साहब की रचनाएँ आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अगले हुनरमंद कलाकार कवि के साथ। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन नीलेश पाठक। थैंक यू।